हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि हम शेड्यूल जो कि बैंकिंग अकाउंट के लिए जो फॉर्मेट है जिसमें हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसके बारे में आज देखने वाले हैं। तो चल बगैर टाइम वेस्ट करते हुए सीधा हम उसको शुरू करते हैं। पहले तो थोड़ा सा उसका जो थेरोटिकल बैकग्राउंड क्या है वो देख लेते हैं, फिर फॉर्मेट्स देख लेना क्योंकि फॉर्मेट्स लर्न करना पड़ेगा तुमको। इसमें ये फाइनल अकाउंट अब सभी जैसा नॉर्मल बाकी बिजनेस में जो अकाउंट बनते हैं वैसा इसमें भी बनता है। इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनता है, लेकिन इसमें अलग क्या है। तो इसके जो फॉर्मेट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बना के दिया हुआ है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी ये सब चीज़ें मेंशन किया हुआ है। तो वो फॉर्मेट फिक्स है, वो फॉर्मेट जैसा है वैसे ही बनाना पड़ता है। हर साल बनाना होता है ये एट द एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर और एट द एक्सपायरेशन ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन सच डेट एट द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। मतलब जब भी वो एक डेट है, नॉर्मली 31 मार्च की डेट रहेगी, तो 31 मार्च को ईयर एंड होता है। उसके बाद बैंक की बैलेंस शीट और फाइनल अकाउंट उसको फाइनल करना जरूरी होता है। तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स अप्रैल महीने में उसको फाइनल करती है। तो फॉर्म्स देखना है कि फॉर्म्स मतलब बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखता कैसे है। तो उसमें टोटल में 18 शेड्यूल्स है। 18 शेड्यूल मतलब 18 आइटम्स है जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रेजेंट करना होता है। और ये गाइडलाइंस सभी बैंक के लिए एक जैसा है, अपने मर्जी से कोई बैंक अपने हिसाब से इसको फॉलो नहीं कर सकता है। जो जो आइटम्स लिखे तो ये 1 2 3 4 ऐसा भी आइटम एक एक रीड नहीं करने वाले क्योंकि शेड्यूल्स में अलग से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम है। प्रॉफिट लॉस में सिर्फ 4 ही है और कुछ जो है 17 18 19 19 तो वैसे है ही नहीं कुछ भी, सिर्फ 17 और 18 ही है। 19 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये नोट्स ऑन अकाउंट के लिए बताया गया है। पर जो रूल्स में लिखे गए हैं वहाँ पे 18 ही नोट्स है, 19 नोट्स ऐसा कुछ है नहीं। ये नोट्स का पार्ट है क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट है कुछ, तो उसको 19 वर्ड दे दिया है यहाँ पे। अब ध्यान दो, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट हैड बीन अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट लिक्विड एसेट्स सच एज कैश बेस्ड बैलेंस एंड इन्वेस्टमेंट आर सोन इन दैट ऑर्डर। अब जो बैंक है, बैंक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक नॉर्मल बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया हमारी प्रॉपर्टी क्या है, हमारे मशीन क्या है, हमारी बिल्डिंग्स क्या है, हमारे कहाँ कहाँ हमारे इन्वेस्टमेंट्स है। लेकिन बैंक के इसमें ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास कैश कितना है। तो बैंक में जो ऐसे आइटम्स जो सबसे पहले कैश में कन्वर्ट हो या फिर रेडी कैश हो वो सबसे बैलेंस शीट में ऊपर दिखता है। जैसे हम नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे ऊपर बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, ये सब लिखना चालू करते हैं ना। बैंक में बिल्कुल उल्टा होता है। बैंक में कैश, बैंक बैलेंस और जितने भी एफडी है, बैंक के इन्वेस्टमेंट है, ये सबसे ऊपर आएंगे और उसके बाद बिल्डिंग, लैंड सबसे लास्ट में आएंगे क्योंकि वो बैंक के लिए लिक्विड एसेट नहीं। लिक्विड मतलब जो सबसे पहले कैश में कन्वर्ट सकते थे वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, ऐसा। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस बोलते हैं उसको। इसी ऑर्डर में बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना होता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में सिर्फ 16 शेड्यूल ही प्रिस्क्राइब किया गया है। 2 शेड्यूल एक्स्ट्रा है जो कि शेड्यूल नंबर 17 है और शेड्यूल नंबर 18 है। जो एक्स्ट्रा है वो भी बनाना पड़ता है, लेकिन एक्ट में सिर्फ 16 ही शेड्यूल है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कितने शेड्यूल है, आपको स्टडी में पूरे 18 19 शेड्यूल जितने भी है सभी पढ़ना है। लेकिन यदि इसमें आता है, पेपर में आता है, वैसे एमसीक्यू तो पूछे नहीं जाते आपके पेपर में। पेपर में कभी आया जैसे बैंकिंग वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पूछा कि हाउ मेनी शेड्यूल्स आर लिस्टेड इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यू हैव टू राइट कि 16 शेड्यूल्स लिखे गए हैं। फॉर्मेट्स, फॉर्म ए है जिसमें बैलेंस शीट के बारे में बताया गया है, फॉर्म बी है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताया गया है। इतना स्पीड इसलिए लिया मैंने क्योंकि आगे इसमें फॉर्मेट पूरा एक साथ दिया हुआ है। तो जैसे ये देखोगे तो ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का।
ठीक है, वो थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ है, सेक्शन 29 में इसके बारे में डिस्कशन किया गया, इसलिए ऐसा दिया हुआ है। तो ये टोटल में ऐसा देख सकते हो 1 से लेके 5 और 6 to 12 ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। फर्स्ट, जैसा नॉर्मल बाकी बैलेंस शीट वगैरह में देखते होंगे कि पहला क्या आइटम है, कैपिटल है। उसके बाद सेकंड क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये आइटम से फैमिलियर हो। बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, तो बैंक के लिए सबसे बड़ी लाइबिलिटी डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट मतलब जो बैंक कस्टमर से जो पैसा जमा होता है, जैसे हमारे सेविंग डिपॉजिट है, करंट डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट हम बैंक में करते हैं, ये सारे डिपॉजिट बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक को कस्टमर को ये सारे पैसे क्या करना है, वापस करना है। तो ये सबसे ज़्यादा लाइबिलिटी बैंक के पास डिपॉजिट की लाइबिलिटी होती है। कई बार होता है कि बैंक बोरोइंग्स भी करती है, तो सर बैंक तो लोन देती है, वो लोन लेने कब से लग गई। तो बैंक को यदि कुछ फंड क्रंचेस आता है और इमरजेंसी केसेस में बोरोइंग करनी पड़ती है, तो बैंक बोरो भी करती है। तो बैंक किससे बोरो करती है, वो तो सबको लोन देने में है, उसके ऊपर उससे बड़ा भी कोई है। हाँ, बैंक किसी और बैंक से बोरो कर सकती है, बैंक किसी से भी बोरो कर सकती है। आरबीआई जिस और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो परमिशन दिए गए, वो परमिशन के हिसाब से बैंक किसी से भी बोरो कर सकती है। तो बैंक आरबीआई से बोरो करती है, क्योंकि आरबीआई बोले तो बैंक के पप्पा, सेंट्रल बैंक है वो। तो आरबीआई भी बैंक को लोन देती है, और बैंक किसी और दूसरे, जैसे एसबीआई है तो एचडीएफसी बैंक से लोन ले सकती है, एचडीएफसी है तो किसी और बैंक से भी वो लोन ले सकती है। तो नॉर्मली इंटर बैंक लोन जिसको हम बोलेंगे, बैंक एक दूसरे से लोन देना लेना करते हैं, वो यहाँ पे आएगा, बोरोइंग्स में आएगा। यदि दिया है तो एसेट है, पर बैंक ने यदि लोन लिया है तो लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे आएगा। उसके अलावा जितनी भी लाइबिलिटी है, आपका सैलरी पेएबल है, रेंट पेएबल है, आपका टीडीएस पेएबल है, जितने भी दूसरे लाइबिलिटी है, जितने भी दूसरे खर्चे हैं, ऐसा दूसरे सारे हेड कहाँ आएंगे, फिर अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन में आएंगे। तो बहुत सिंपल ही है, दूसरे जैसा नहीं है। ऐसा लोन अलग दिखाना है, कैपिटल अलग दिखाना है, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, इतना कन्फ्यूजन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। डिपॉजिट एक जगह, बोरोइंग यहाँ पे। बोरोइंग आपको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। डिपॉजिट वर्ड में नाम लिखा रहेगा, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ऐसा नाम दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में, उसको यहाँ पे सीधा पुट करना होता है। उसके अलावा जितने भी लाइबिलिटी है, आपको सिंपली कहाँ डालना है, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में डालना है। ठीक है, जब शेड्यूल बनाओगे तो। उसके बाद हम चलो आगे देखते हैं एसेट साइड में। अब ये एसेट में देखोगे तो शुरुआत किससे, कैश एंड बैलेंस, बैंक बैलेंस। तो नॉर्मली बैंक, सारे बैंक का लगभग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट होता ही है। तो जैसे हमारा अकाउंट किसी एक बैंक में हो ना, तो बैंक का अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होता है। तो बैंक को कुछ पैसे कंपल्सरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है। तो वो क्या होता है, एक SLR है, CRR है, अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं ये सब चीज़ों के लिए। तो बैंक के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बैंक ने जितना भी पैसा मेंटेन किया हुआ है, वो यहाँ आएगा। बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला है तो यहाँ आएगा, कैश बैलेंस है तो यहाँ आएगा। लेकिन ऐसे जितने बाकी बैंक के साथ, जैसे यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो उसका अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी हो सकता है स्टेट बैंक वालों ने आईसीआईसीआई बैंक में भी अकाउंट खोला हो, अपना एचडीएफसी बैंक में भी खोला हो। हम यहाँ कस्टमर के अकाउंट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बैंक की अकाउंट की बात करें कि बैंक की खुद की अकाउंट किसी और बैंक में भी हो सकती है। तो वैसे केस में जितने दूसरे बैंक में अकाउंट है उनके, तो वो सारे बैंक बैलेंस यहाँ आएंगे। हमारे एक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट रहते हैं ना, वैसे ही बैंक के भी एक से ज़्यादा बैंक्स में अकाउंट हो सकते हैं, तो वो यहाँ लिखेंगे। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम जब इसके शेड्यूल का डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ मैं बताऊँगा। नॉर्मली ये सब चीज़ें 15 डेज में यदि डिमांड किया बैंक ने, तो बैंक को पैसा आना चाहिए। उस तरीके के पैसा यदि बैंक ने दिया है किसी को, तो उसको बोलते हैं मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। इसका डिटेल्ड में हम जब ये शेड्यूल्स पढ़ेंगे तो वापस रिपीट करूँगा मैं। इन्वेस्टमेंट, बैंक भी इन्वेस्टमेंट करती है। तो बैंक ने यदि कहीं पे जो भी परमिसिबल इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे बैंक की एफडी हो सकती है, कहीं पे बैंक कोई शेयर में इन्वेस्ट किया होगा, बैंक ने जहाँ भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखाना है। एडवांसेस, ये सबसे मेन काम है। जैसे डिपॉजिट सबसे मेन लाइबिलिटी है बैंक के लिए, वैसे एडवांसेस सबसे मेन असेट है बैंक के लिए। एडवांसेस मतलब बैंक जितने भी लोन देती है, हाउसिंग लोन देती है, पर्सनल लोन देती है, व्हीकल के लिए लोन दे रही है, तो बैंक जितने प्रकार के, बिजनेस के लिए भी लोन दिया जाता है, बैंक जितने प्रकार के लोन दे रहे हैं वो सारे लोन कहाँ आते हैं, एडवांसेस में आते हैं। ठीक है, तो ये इसका शेड्यूल एक बनेगा, क्योंकि बैंक ने लोन दिया तो बैंक के लिए क्या रहेगा, वो एसेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स में जैसे एक नॉर्मल बिजनेस में
क्या होता है फिक्स एसेट में, आपको बिजनेस चलाने के लिए ऑफिस मेंटेन करते हो, ऑफिस के फर्नीचर्स होते हैं, वैसे बैंक्स के डिफरेंट ऑफिसेस होते हैं, ये अलग अलग ब्रांचेस है, तो सारे ब्रांचेस में कुछ ना कुछ असेट्स यूज हो रहे हैं ना, फर्नीचर्स है, ऑफिस बनाने में खर्चे है, प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए प्रिंटर्स है ना, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट बैंक में जो मशीनरी यूज हो रही है वो सबको क्या बोलेंगे हम, फिक्स एसेट बोलेंगे, और वो सारे यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद ये सब में जितने आए, कैश में कैश वाला आएगा, बैलेंस विद बैंक लिख दो, इन्वेस्टमेंट अलग हो गया, एडवांसेस जितने बैंक ने लोन दिया वो इधर लिखना है, फिक्स एसेट आपको समझा दिया, इसके अलावा जितने एसेट बचते हो सब कहाँ आएगा, अदर एसेट में आएगा 11 में। तो ये सिंपल, बहुत सिंपल फॉर्मेट है, और बैंक का बैलेंस शीट बनाना है अपने आप आसान बात है, बैंक चलाना मुश्किल है, बैंक का बैलेंस शीट बनाना आसान है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता ही नहीं है। बस एक बार आपको आइटम्स का जो नाम है उससे फैमिलियर हो गए, और वो एसेट है लायबिलिटी है ये आपके ध्यान में आ गया, तो उसके बाद आप इजीली बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना सकते हो। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट भी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई एडजस्टमेंट होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट है। इवन जो पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हो ना, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, उससे ईजी एडजस्टमेंट्स इसमें है, तो काफ़ी ईजी रहेगा ये। उसके बाद ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड बिल्स फॉर कलेक्शन आइटम, ये नंबर 12 में दिखाना होता है। देखो ये शेड्यूल्स फिक्स है, अपने मन से पेपर में कोई भी शेड्यूल ऊपर नीचे लिखना नहीं, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। यदि यहाँ पे कैश बैलेंस का शेड्यूल नंबर 6 है तो आपके पेपर में भी शेड्यूल नंबर 6 में कैश बैलेंस ही लिखा होना चाहिए। वहाँ पे आपने गलती से ये इन्वेस्टमेंट को ऊपर लिख दिया और बैलेंस विद बैंक को नीचे लिख दिया तो चलता नहीं है, वो पूरा गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि ये अपने मन से नहीं चलता ये वाला शेड्यूल। ये शेड्यूल बैंक के कानून में ये शेड्यूल लिखा गया है, जैसा लिखा है वैसा ही यहाँ पे प्रेजेंट करना है पेपर में, अपने मन से। जैसा प्रोप्राइटरशिप में ये मत बोलना, जैसे हम प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट में क्या करते थे, कभी क्लोजिंग स्टॉक ऊपर हो जाता था, कभी हम नीचे लिखते थे, कभी ट्रेड रिसीवेबल ऊपर लिखते, कभी नीचे हो जाता, तो वहाँ थोड़ा बहुत चल जाता है। यहाँ पे बिल्कुल वैसा चलेगा नहीं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन तरीके से होना चाहिए, और जो शेड्यूल का नंबर जो है वो शेड्यूल वैसा ही बनेगा, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये शेड्यूल कैपिटल का शेड्यूल 1 है, ये याद कर लो। जितने शेड्यूल है शेड्यूल नंबर के साथ उसका हेडिंग ये याद रहना चाहिए, क्योंकि पेपर में कई बार क्या आएगा, प्रिपेयर शेड्यूल 6, अब शेड्यूल 6 का नाम नहीं दिया रहेगा, नाम दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, कैश एंड बैलेंस बैंक बैलेंसेस है, तो जितने कैश और बैंक बैलेंस वाले आइटम दिखेंगे उसके टोटल करके लिख दोगे, लेकिन पेपर में वो लिखेगा ही नहीं, ये हेडिंग देगा ही नहीं, वो सीधा लिख देगा प्रिपेयर शेड्यूल 6 फ्रॉम द फॉलोइंग, फिर तुक्का मारते बैठोगे शेड्यूल 6 मतलब क्या होगा, और अंदाज से करे, कभी मिस्टेक यदि हो गया तो गलत लिख के आ जाओगे। तो शेड्यूल और उसकी हेडिंग्स ये भी बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। तो सर इसमें इतना रट्टा रहेगा, यस बिल्कुल रट्टा रहेगा, क्योंकि फॉर्मेट दूसरे बिजनेस जैसा नहीं है। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देख लेते हैं एक बार। प्रॉफिट लॉस में देखो, बैंक के लिए सबसे मेन कमाई क्या है, बैंक कोई आइटम बेचती तो है नहीं, पेन पेंसिल का दुकान खोल के बैठे तो है नहीं वो लोग ये इस आइटम बेच रहे हैं। बैंक करते क्या है, पैसे लेते हैं, पैसा देते हैं, आप पैसा जमा करते हो और आप जो पैसा जमा करते हो उसको क्या करते हो, लोन दे देते हैं। तो बैंक कमाती कहाँ से है, बैंक को ब्याज आता है, जो लोन बैंक ने दिया है जिसको एडवांसेस हम बोल रहे हैं, तो उसके ऊपर बैंक ब्याज कमाएगी, तो उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट अर्न्ड, उसका हम शेड्यूल नंबर 13 में लिखेंगे। अब इंटरेस्ट अर्न का शेड्यूल बनाने की क्या जरूरत है सर, तो उसमें कई तरीके की लोन के इनकम हो सकते हैं ना, एग्रीकल्चर लोन का ब्याज हो सकता है, पर्सनल लोन का इंटरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है, व्हीकल लोन का इंटरेस्ट है, सारे जो लोन के इंटरेस्ट है वो सबका टोटल यहाँ लिखना है। तो लोन का इंटरेस्ट है, उसके बाद बिल जो डिस्काउंट होता है वो इनकम भी इसके अंदर आता है। अभी हम इसके पहले जो अभी 3-4 लेक्चर में इतने बार हम जो डिस्काउंट रिसिप्ट जो निकाल रहे थे ना, और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए, वो भी कहाँ आएगा, शेड्यूल नंबर 13 में आएगा। इसमें और क्या क्या आएगा उसका डिटेल लिस्ट में अभी बता दूंगा, उसको एक बार पढ़ लोगे तो उससे समझ जाएगा, पर उसको रटने की जरूरत नहीं है, उसको जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे वैसे फैमिलियर हो जाओगे और याद रहेगा। अदर इनकम, ब्याज के अलावा और डिस्काउंट के अलावा जितने इनकम बैंक को हुआ वो सारे कहाँ आएंगे, अदर इनकम में आएंगे। उसके बाद खर्चा, जैसे बैंक के लिए मेन इनकम क्या है, इंटरेस्ट, वैसे बैंक के लिए मेन खर्चा क्या है, ब्याज देना, इंटरेस्ट ही खर्चा है बैंक के लिए, क्योंकि हम जितने भी पैसा बैंक में जमा करते हैं उसके ऊपर बैंक हमें क्या देती है, ब्याज देती है। सेविंग बैंक पे बहुत कम ब्याज होता है, करंट अकाउंट पे तो रहता ही नहीं कई केसेस में, लेकिन यदि हमने फिक्स डिपॉजिट वगैरह किए 2 साल 4 साल के लिए हम पैसा जब जमा करते हैं तो उसके ऊपर ब्याज 6-7-8% भी मिलती है। तो वो सारे जो बैंक हमको पैसा देती है वो बैंक के लिए खर्चा है, वो यहाँ आएगा। इसके अलावा जितने खर्चे हैं
वो कहाँ जाएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएंगे। जितने भी है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हो गया, रेंट हो गया, सारे खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल दो। डिप्रिसिएशन भी इधर आएगा। उसके बाद प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसी कुछ है तो यहाँ पे प्रोविजंस का एक अलग से हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि जो जो खर्चे जो प्रोविज़न बनाए जाते हैं वो यहाँ पे डिस्क्लोज करना होता है यहाँ पे अलग से। फिर ये हो गया इनकम, इनकम का टोटल लिखेंगे, उसके बाद उसमें से एक्सपेंडिचर का टोटल क्या कर देंगे? माइनस। सर ये दो दो कॉलम क्यों है? तो यहाँ पिछले साल का लिखना पड़ता है और यहाँ ये साल का लिखना पड़ता है, सो दैट कंपेयर किया जा सके कि लास्ट ईयर से बढ़ा है कि घटा है। तो उसके लिए दोनों साल का इन्फॉर्मेशन लिखना होता है बैंक के केस में। फिर आप प्रॉफिट लॉस निकालोगे तो ये जो आइटम निकलेगा, ये जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा यहाँ पे, उसमें ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है, जो ब्रॉड सरप्लस बैलेंस जिसको बोलेंगे, या फिर लॉस है तो लॉस रहेगा, वो यहाँ लिखना है। फिर उन दोनों का टोटल यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का टोटल करेंगे और उसमें से फिर अप्रोप्रिएशन होता है। तो ध्यान रखना है 25% ये स्टेट्यूटरी रिजर्व में डालना ही पड़ता है बैंकिंग में। तो ये 25% इसका कैलकुलेट करेंगे कि इसका कैलकुलेट करेंगे? तो ये ऊपर वाले का कैलकुलेट करना है 25%, ये नीचे का टोटल का 25% कैलकुलेट करना नहीं है। तो उसमें बैंक कंपल्सरली बोल के रखा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कि सभी बैंकिंग कंपनी को कम से कम 25% प्रॉफिट हर साल का स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना जरूरी है। एक्चुअली स्टैट्यूटरी वर्ड यूज नहीं होता है, वो लोग यूज करते रिजर्व, लेकिन ये कानूनी तौर पे जो रिजर्व बनाया गया है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो यहाँ जाएगा। कहीं और अदर रिजर्व में यदि बैंक की इच्छा है कहीं और ट्रांसफ़र करना है, या फिर बैंक के कानून में कहीं दूसरा कोई रिजर्व लिखा है तो वहाँ जाएगा। अच्छा, पेपर में इसके बारे में दिया रहे कि नहीं दिया रहे, आपको ट्रांसफ़र करना ही है, क्योंकि ये कंपलसरी रहता है, सभी बैंक को ट्रांसफ़र करना ही होता है यदि प्रॉफिट हुआ है तो। वैसे ही यदि गवर्नमेंट को कुछ ट्रांसफ़र हुआ है क्या, प्रपोज डिविडेंड हम कुछ दे रहे हैं क्या, तो ऐसा कुछ भी है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सब आइटम माइनस हो जाएगा। बेसिकली ये प्रॉफिट कहाँ कहाँ जा रहा है आप उसके बारे में डिटेल है, तो ये करना है। उसके बाद जो रहेगा वो बैलेंस शीट में बैलेंस चला जाएगा, उसको हम सरप्लस बैलेंस बोलेंगे। जो बैलेंस शीट में अलग से दिखाना है वो कहाँ दिखता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। स्टैट्यूटरी रिजर्व भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही जाएगा, लेकिन आइटम सेपरेटली शो करना होता है। तो ये थोड़ा बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट था जो बताया। इसमें यहाँ पे ये वाले नोट्स में सिर्फ फॉर्मेट बेसिक ही दिया हुआ है, क्योंकि इसका जो डिटेल्ड है वो बहुत बड़ा नोट्स है वो, और उतना बड़ा जो नोट्स है वो यहाँ पे तुमको रटने की ज़रूरत नहीं है, और उसको उसको मतलब बहुत रट्टा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में उसको पूरा एग्जैक्टली शेड्यूल्स का फॉर्मेट जैसा लिखा गया है यहाँ पे वैसा ही उतारना ज़रूरी नहीं रहता है, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि उसमें पूछा जाएगा। ये हमारी आईसीआई का नोट्स है ये, तो वो वाला नोट्स ही यूज करना है आपको भी। मैं ये शेयर कर दूंगा तो ये नोट्स आप यूज कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। तो इसमें जैसा कि ये शेड्यूल 1 है, उसमें कैपिटल के बारे में दिया हुआ है। तो कैपिटल देखो, नेशनलाइज बैंक्स, तो नेशनलाइज बैंक्स मतलब वो बैंक जो गवर्नमेंट की बैंक है, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो उसका आपको सारा पैसा कौन लगाएगा? उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही फॉर बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यदि ऐसे बैंक जो इंडिया के बाहर बनी है लेकिन इंडिया में भी बिजनेस कर रही है, तो उनका कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि उनको कितना कैपिटल लगाना है। पेपर में सर कौन सा आएगा? तो ये दोनों आने के चांस नहीं रहते, पेपर में ये वाली इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, और इतना डिटेल वो देते भी नहीं है पेपर में। पेपर में वो सीधा लिख देते कैपिटल इतना है, तो आपको शेयर कैपिटल में एक ही चीज़ लिखना पड़ता है, शेयर कैपिटल, खत्म हो गया। कैपिटल में शेयर कैपिटल लिख के आइटम आ जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में इन लोग क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन यदि पूछा, नॉर्मली मैक्सिमम बैंक यहाँ पे फिट होती है अदर बैंक में, क्योंकि फॉरेन बैंक भी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बैंक फॉरेन के हैं अपने इंडिया में जो बाहर में इनकॉर्पोरेट हुए हैं, और नेशनलाइज बैंक भी है। लेकिन ये जो है ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये कैपिटल वर्ड आपने ऑलरेडी सुना है। बैंकिंग जो नॉर्मल जो कंपनी के अकाउंट हमने किए हैं वहाँ पे सेम फॉर्मेट फॉलो होते हैं, एक बार इसको गो थ्रू कर लो, यदि डाउट रहेगा तो मेरे से पूछना। फिर रिजर्व्स में जैसा कि मैंने बताया कि रिजर्व्स में स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, आई होप ये नाम से आप पहले भी फैमिलियर हो, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के 4th सेमेस्टर में आ गए हो। ये नाम सब दोबारा पढ़ाना सही नहीं है अभी, क्योंकि ये सब नाम पहले भी रिपीट हुए हैं। तो ये रिजर्व में भी क्या होता है कि इसका फॉर्मेट है कि भैया ओपनिंग बैलेंस जो है वो लिखो,
ये साल एडिशन कितना हुआ और ये साल उसमें से रिडक्शन कितना हुआ। तो अभी ये स्पीड में ही होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये आइटम्स को कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि अभी इसको कितना भी एक्सप्लेन कर लो 100% समझ में आता नहीं है ये। वैसे थर्ड क्या था, शेड्यूल डिपॉजिट का था। तो ये शेड्यूल डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट है फ्रॉम बैंक, फ्रॉम अदर, सेविंग डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट्स है। तो ये डिपॉजिट्स के बारे में। अब सर डिपॉजिट्स के बारे में डिटेल्स कहाँ लिखा हुआ है, वो हम अलग से एक और लेने वाले हैं क्लास, उसमें हम पूरा इसके जो डिटेल्स है कि ये डिपॉजिट का मतलब क्या है और हर एक आइटम का मतलब अभी ये ग्रेजुएशन लेवल पे समझाया नहीं जा सकता। फिर भी हम मैक्सिमम जो है एक ब्रीफ में हम इसको कवर करेंगे जितना फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है। ले ये सोचोगे कि ये पूरा समझ गया मतलब बैंक के हर ऑपरेशन के बारे में आपको आइडिया आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक में और भी टर्म्स यूज होते हैं। तो ये पूरे फॉर्मेट्स, इन शॉर्ट ये जितने भी चीज़ें हैं बोरोइंग्स है उसका इस तरीके से फॉर्मेट बनाने का है। अदर लाइबिलिटी में क्या क्या आते हैं वो आपके रेफरेंस के लिए कि पेपर में यदि आइटम्स दिए है तो उसको कहाँ लिखना और शेड्यूल कैसे बनाना, तो ये लिस्ट को गो थ्रू करना है। ये मैं शेयर कर दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन में, तो ये लिस्ट आप पढ़ लो एक बार। उसके बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें फिर से ये लिस्ट को देखना पड़ेगा, हम वापस इसको चेक करेंगे और उसके बाद एक एक क्वेश्चन भी करेंगे। फिर ये लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुआ है, ये लिस्ट हम दोबारा से पढ़ेंगे जब एक एक क्वेश्चन लेंगे। लेकिन ये पूरे जितने देखोगे तो यहाँ पे शेड्यूल नंबर 12 यहाँ पे ख़त्म होता है और उसके बाद शेड्यूल जो है वो कौन सा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के इंटरेस्ट अर्न वगैरह का शेड्यूल ये यहाँ से चालू हो गया। तो ये सारे शेड्यूल्स पढ़ना है और एक एक अब शेड्यूल में क्या क्या जैसे थे ना, नेशनलाइज बैंक मतलब, अदर बैंक मतलब क्या है, तो उसका मतलब क्या होता है वो इधर साइड लिखा हुआ है डिटेल में। अब ये पूरा एक एक जब हम आइटम लेंगे तब इसको डील करेंगे, पर साथ साथ में हम क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। पूरा पहले ऐसा नहीं कि कंप्लीट ये थ्योरी पढ़ेंगे और बाद में हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं। हम क्वेश्चन लेते जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे, बाद में इसको आके एक बार रेफर करेंगे कि क्या हमने जो क्वेश्चंस पढ़ा वैसा इसमें लिखा हुआ है क्या, क्योंकि एग्जैक्टली सारे आइटम अप्लीकेबल रहेंगे नहीं आपके पेपर में। और सारे आइटम आ गया तो पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा यदि इतना डिटेल में यदि उन्होंने पूछे तो। वैसा पूछते नहीं है, मैंने 5 पेपर स्टडी किया उसमें वो सिंपल तरीके से ही अपने को पेपर में लिखना होता है। तो ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ एक बार इसको तो पढ़ लो पहले, क्योंकि हम ऐसा वर्ड टू वर्ड इसको रीड करने वाले नहीं है अभी लेक्चर्स में, ठीक है। तो एक बार पढ़ के रखो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे एक बार कंपेयर करना, रेफर करना, और उसके बाद जब डाउट आएगा तो मेरे से पूछना है। ओके, तो आई होपफुली अभी समझ में आया है कि बैंक का फॉर्मेट क्या है, थोड़ा अलग फॉर्मेट है और डिटेल्ड उसके इसलिए इतने सारे दिए हुए हैं क्योंकि ऑफकोर्स ये कानून है, कानून में हर चीज़ें बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंशन करना होता है। तो उन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में फॉर्म्स बनाए हैं और फॉर्म्स में काफ़ी क्लियरली चीज़ें लिखा गया है और उसी हिसाब से हमें बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है शेड्यूल्स और प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट ये अब हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 8 मार्क वाले और 16 मार्क वाले क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।